हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लोग आज मिलिंग मशीन का आखिरी टॉपिक कवर करेंगे, गियर मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक हम लोगों ने मिलिंग मशीन के कुछ टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं, जैसे मिलिंग मशीन कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ मिलिंग मशीन में हमने देखा कि किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग वह वर्टिकल हो सकती है या आपका हॉरिजेंटल हो सकती है, या इंक्लाइंड हो जाएगा तो यूनिवर्सल हो सकता है। उसके बाद आपने देखा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने दे रखा है आपको। अगर आप उस टॉपिक को, उस सिंबल को अपने दिमाग में रखोगे तो वो भी चीज़ें काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेंगी मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, जो 5 से 7 पॉइंट बनते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के डिफरेंस से, वो आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद हम लोग जो थर्ड पॉइंट देखते हैं उसको हम लोगों ने देखा मिलिंग मशीन ऑपरेशन। क्या देखा बालक? मिलिंग मशीन ऑपरेशन। और मिलिंग मशीन ऑपरेशन में ही जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वह था गियर बनाना इंडेक्सिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग मेथड के द्वारा जब हम लोग गियर बना रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा कि 4 टाइप से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट इंडेक्सिंग, और एक होता है सिंपल इंडेक्सिंग, एक होता है कंपाउंड इंडेक्सिंग, और एक क्या होता है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। ठीक है, और इतना हमने बताने के बाद अब हम आप आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सामान्यतः आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिखते हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट मिलता नहीं है। तो आज हम लोग अपने डिप्लोमा और बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी गियर बनाने के मेथड है हम सबको एक साथ रख दे रहे हैं, ताकि कि इस गियर बनाने से जो भी सवाल आए आप बहुत आसानी से कर पाओ। ठीक है, क्योंकि गियर बनाने में कुछ आप हॉबिंग का नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, लेकिन हॉबिंग से थोड़ा सा डेप्थ में प्रश्न पूछता है। तो हॉबिंग एक्चुअल कैसे काम करता है वह आपको बेसिक चीज़ों को हम बताएंगे। लेकिन आज के टॉपिक में आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करोगे, कॉपी और पेन लेके बैठोगे। ठीक है, ये क्लास मुश्किल से 40 से 45 मिनट की होगी और इसमें मैं सारे कवर कर लूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, धन्यवाद। आओ इधर। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली गियर कितने प्रकार से बन सकते हैं, आप बोलोगे केवल 2 प्रकार का, एक होता है फॉर्मिंग और एक होता है मशीनिंग। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझते हो कि फॉर्मिंग ऑपरेशन इज ए नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है। फॉर्मिंग ऑपरेशन इज ए नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है, जबकि मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, आपका कटिंग ऑपरेशन होता है। ओके, ठीक है, तो फॉर्मिंग और मशीनिंग 2 टाइप से क्या बनाया जाता है बालक, गियर बनाए जाते हैं। ठीक है, गियर बनाए जाते हैं, और इन गियर्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि गियर आप कैसे बना सकते हो, तो आपके पास एक ही नाम होता है, या तो हॉबिंग या तो मिलिंग, लेकिन आप गियर इतने मेथड से बना सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट लेते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ गए हो, क्योंकि तुम लोग मेरी बातें मानते हो, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठ गए होंगे। धन्यवाद। ध्यान से देखो, फर्स्ट वन क्या है बालक, कास्टिंग। क्या है, कास्टिंग। चलिए, कास्टिंग का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा देखो होता क्या है। चलिए, सबसे पहले होता यहाँ पे यह है कि इस पोर्शन को बोलते हैं कोरिंग बेसिन। क्या बोलेंगे बालक, कोरिंग बेसिन। ठीक है, यह क्या होता है, कोरिंग बेसिन। आप लोग बनाना शुरू करो। ठीक है, कोरिंग बेसिन को थोड़ा सा यहाँ पे कर्व इसलिए कर देते हैं कि जो हैवी इम्प्योरिटी होती है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो, सेटल डाउन हो जाती हैं, आपका जो मोल्टन मेटल होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम मेटल की प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, यह मेटल प्लेट होता ऐसा क्यों लगाते हैं, आप समझ पा रहे होगे बात। ऐसा होता यह है कि यह पूरी तरीके से सैंड से भरा होगा, मतलब इसके सराउंडिंग में क्या होगा, सैंड ही तो होगा। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड सैंड होगा। तो होता क्या है कि जब हम मोल्टन मटेरियल को डायरेक्ट कोरिंग बेसिन डालते हैं तो वो डायरेक्ट क्या करता है, इस स्क्रू से होता हुआ सीधा क्या करता है, रनर वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, एक टाइप का टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। टर्बुलेंस इन द सेंस क्या होता है, एक टाइप का वहां पे बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी हो जाती है फ्लो में। तो इस कारण क्या होगा कि उस मोल्टन मटेरियल का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप आगे ध्यान से रखो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बेसिन टाइप का बनाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक मेटल जाता है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो बच्चे, आप बना पा रहे हो, इसको बोलेंगे स्प्रू, ये स्प्रू हो गया आपका। इसको बोलते हैं रनर, इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। अब यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे आपका एक होता है राइजर, ये क्या होता है, राइजर। अब देखो, जब हम लोग कास्टिंग प्रोसेस से गियर बनाते हैं तो सबसे पहली बात आप जान लो कि कास्टिंग प्रोसेस से जो भी गियर बनते हैं वो गियर रफ टाइप के बनते हैं। जैसे आप कभी गन्ने पेरने वाला आप वो देखे होंगे जो ठेले पे लगाते हैं, जो हाथ से करते हैं, तो अगर उसमें देखो कुछ इस पर गियर का कनेक्शन होता है, तो वह इस पर गियर जो रफ टाइप के लिए यूज होता है, जिसमें एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिशन या फिर जिसमें जो है कि पिच सर्किल डायमीटर ठीक से डिफाइन ना हो पाए, तो ऐसे जो रफ टाइप के कार्यों के लिए इस पर गियर का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग बनते समय जो कंक्रीट मिक्स करने के लिए एक होता है ना रोलर टाइप का, जो घूमता रहता है, इसमें आप कंक्रीट, सीमेंट, पानी, वाटर वगैरह क्या करते हो, मिलाते हो और रोटेट करता है। तो जो कंक्रीट का मिक्सर होता है उसमें भी गियर लगा होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइप के गियर जो बड़े होते हैं और रफ यूज में आते हैं, तो ऐसे गियर्स को बनाया जाता है कास्टिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है कि कंक्रीट मिक्सर में, जो कंक्रीट मिक्सर आप समझ पा रहे हो, आप ध्यान से देख भी सकते हो, मार्केट में खड़े रहते हैं कहीं भी, कंक्रीट मिक्सर का जो गियर बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, हाँ जी, कास्टिंग प्रोसेस से। अब देखो मामला क्या है, अब यहाँ पे मान लो एक पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न आप समझते होगे, एक्चुअली हमारा टॉपिक तो नहीं है, फिर भी आपको मैं बता दूं क्योंकि गियर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है, ठीक है। देखो पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, यह पैटर्न किसी का भी हो सकता है, चाहे वो मेटल का हो सकता है, मेटल पैटर्न हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, बाकी ये आपका वुडन पैटर्न हो सकता है, वैक्स पैटर्न हो सकता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंतर्गत। एनीवे, अब देखो इसको रनर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बालक इनगेट, क्या बोलते हैं, इनगेट। यहाँ पे स्किम बॉब लगा होता है, लेकिन हमको इसकी डिटेलिंग नहीं जाननी है। यह आपका क्या है, राइजर। राइजर एक्चुअली क्या करता है, लिक्विड कंपनसेशन करता है, ठीक है। राइजर क्या करता है, लिक्विड कंपनसेशन करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप मोल्टन मटेरियल को इस पोरिंग बेसिन में पोर करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि इस स्प्रू से, इस रनर से और इस इनगेट के थ्रू यह क्या करता है, इसमें भर जाता है, ठीक है। जब ये भर जाएगा तो यह मोल्टन मेटल इसके थ्रू क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। ऊपर की तरफ आने के बाद जब ये आपका ऑब्जेक्ट सॉलिडिफाइड हो जाता है तो श्रिंक करता है, इसीलिए हम लोग श्रिंकेज कंपनसेशन देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका गियर बनेगा तो जब सॉलिडिफाई होगा तो जो मोल्टन मटेरियल होता है थोड़ा सा पीछे खींचता है, तो जब मोल्टन मटेरियल पीछे श्रिंक करके खींचेगा तो ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड यहाँ होता है वो बैक आ जाता है, और यह बैक आके जो श्रिंक हुआ होता है उसको फिर से फिल कर देता है। इसका मतलब है कि राइजर क्या करता है, लिक्विड कंपनसेशन करता है। क्या करता है, लिक्विड कंपनसेशन करता है, और यह जो बन जाता है हमारा गियर बन जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया बालक, गियर बन गया। और इसी गियर का हम यह गियर कैसा होगा, बहुत ही फाइन नहीं होगा, रफ टाइप का गियर होगा, सामान्य जनरल पर्पज के लिए यूज हो सकता है, जैसे कॉन्क्रीट मिक्सर के केस में। तो आप समझ पा रहे हो कि हम कास्टिंग मेथड से भी गियर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, दूसरा कास्टिंग मेथड हो गया। थर्ड वन क्या होता है, सिंटरिंग। दूसरा मेथड से क्या है बालक, सिंटरिंग। आप सिंटरिंग के द्वारा भी गियर बना सकते हो। सिंटरिंग इज जस्ट लाइक अ पाउडर मेटलर्जी। सिंटरिंग का एक नियम क्या है, पाउडर मेटलर्जी का है प्रोसेस है। देखो मैंने आपको बताया था, बस मैं आपको क्या कह रहा हूं, फिर से रिवीजन कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था अब्रेसिव पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम क्या करते हैं, किसी बाइंडर मिलाते हैं, बाइंडर मिलाने के बाद कॉम्पैक्ट करते हैं, और कॉम्पैक्ट करने के बाद किसी डेफिनिट टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, इसको ओवन में रखते हैं, मतलब भट्टी में रख के पकाते हैं। और जैसे ईंट बनता है, ईंट आप समझते ही होंगे, ब्रिक्स जो होते हैं आपके, ठीक है, यह आपका मान लो ईंट है, ठीक है। इस ईंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी होता है, मिट्टी में वाटर मिलाते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं, कॉम्पैक्ट करने के बाद सुखाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पकाते हैं, और पकाने के बाद इसका शेप कैसा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसे ही कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो गियर बनाना होता है, ठीक है,
जो गियर बनाना होता है, ठीक है, उस गियर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक पैटर्न या एक सांचा का निर्माण करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंटरिंग में देखो, पाउडर मेटलर्जी की एक खास बात है जो कि पाउडर मेटलर्जी की, जैसे देखो आप किसी मटेरियल को कट करके, अगर किसी मटेरियल को कट करके आप गियर बनाओगे, बहुत ध्यान समझना, किसी मटेरियल को कट करके अगर आप कोई गियर बनाओगे तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी वही रहेगी। लेकिन पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के मटेरियल को मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हो, जैसे गेहूं के आटे में चावल का आटा मिला दो और उसी में और कोई आटा मिला दो, मक्के का आटा मिला दो, इसका मतलब, और चने का आटा मिला दो, तो जब आप मिक्स कर दोगे तो वो जो आटा बन के आएगा उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, मतलब कई क्वालिटी को अपने आप क्या करेगा, खुद में इन्वॉल्व कर लेगा। उसी तरीके से सिंटरिंग या फिर पाउडर मेटलर्जी की खास बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल को अपने अंदर रख लेता है और वह उन डिफरेंट मटेरियल के प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। तो पाउडर मेटलर्जी के द्वारा जो हम लोग गियर बनाएंगे वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है और बहुत ही ज्यादा लाइफ होती है। पाउडर मेटलर्जी समझ पा रहे हो, सीधा सीधा मटेरियल को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें बाइंडर मिलाते हैं, बाइंडर मिलाने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं ऐसे सांचे में, और जब ऐसे सांचे में वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोवेव या किसी भट्टी फर्नेस में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं और वह गियर आपका तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इंजेक्शन मोल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। ध्यान से देखो, इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ने से पहले आपको इंजेक्शन पता है कि नहीं, इंजेक्शन बिल्कुल पता होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अगर हम इंजेक्शन बनाते हैं, जस्ट मेडिसिन वाला इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां पे आपका मान लो मेडिसिन है, यहां पे एक टाइप का पिस्टन होता है, ठीक है, और यहां पे आपका एक अंगूठे के लिए प्रेशर करने के लिए होता है। ठीक है, जस्ट लाइक इंजेक्शन है और कुछ है नहीं, नाम क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग। अभी मैंने केवल इंजेक्शन की बात की, कुछ ऐसा ही होता होगा। अब देखो होता क्या है कि इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा जो गियर बनते हैं वह सामान्य रूप से लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाले होते हैं, जैसे प्लास्टिक टाइप के। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे यह लोग, एक सिंपली समझ लो, इसका टेक्निक आप थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को क्या करते हैं, हल्का सा पिघलाते हैं और यहाँ पे भर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लास्टिक। अब जब आप इस पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो यह प्लास्टिक क्या करेगा, इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके इसी मुहाने पर, ठीक है, इसके इसी मुहाने पर हम क्या करते हैं, एक डाई लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा डाई। इसका मतलब है कि जब प्लास्टिक इस डाई से निकलेगा, तो जो इसका शेप बनेगा आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। इसका मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है, आप लोग को बता रहा हूं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इन लाइंस को मिला दें तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट निकलेगा कुछ इस टाइप का निकलेगा, और आप क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, अलग अलग ऐसे कट कर लेंगे। जब कट करोगे तो कुछ इस टाइप के आपके पास क्या बनने लगेंगे, गियर मिलने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ टीथ बहुत होता है, दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, एग्जाम का प्रश्न है कि प्लास्टिक के गियर किस मेथड से बनते हैं। नाम क्या है बेटा, इंजेक्शन मोल्डिंग। क्या नाम है, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो आप देखते होंगे खिलौनों में या फिर आजकल की जो सस्ती घड़ियां होती हैं उसमें भी प्लास्टिक के गियर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो महंगी घड़ियां होती हैं उसमें सीट मेटल के गियर बने होते हैं। दोनों में अंतर है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि घड़ी में गियर लगे होते हैं प्लास्टिक के, तो घड़ी में गियर किससे बनेगा, इंजेक्शन मोल्डिंग से। लेकिन अगर स्टैंडर्ड घड़ी देखोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड घड़ी जैसे कि HMT हो गई, मान लो सपोज करो तो बंद हो चुकी है, तो उसके अंदर जो गियर का कॉम्बिनेशन होगा वह सीट मेटल पे गियर बने होंगे, मतलब वहां पे प्लास्टिक नहीं होता, वहां पे पतले पतले सीट्स के गियर होते हैं। ठीक है, एनीवे, तो जो प्लास्टिक के गियर बनने का मेथड क्या है बालक, आप क्या बोलोगे, इंजेक्शन मोल्डिंग। समझ पा रहे हो इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है, कुछ नहीं है,
केवल और केवल इंजेक्शन जैसा मामला है। यहाँ पे पिस्टन भी हो सकता है और प्लंजर भी हो सकता है। पिस्टन और प्लंजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर कभी सीखेंगे, ध्यान से देखो। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो यहाँ से मोल्टन प्लास्टिक क्या करेगा, इस डाई से होता वो बाहर निकलेगा और इसका यही साइज हो जाएगा और इसको हम कट कर करके अलग अलग टाइप के। तो इसका मतलब है गियर की साइज बदलना होगा तो यहाँ पे जो डाई है उसकी साइज को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो जैसा यहाँ पे डाई रहेगा वैसा ही मटेरियल बाहर निकले। ठीक है, ये तो छोड़ो, तुम लोग एक त्योहार मनाते हो, बिल्कुल कौन सा त्योहार है, होली। ठीक है, होली कब है, होली कब है, बिल्कुल होली। होली में क्या करते हैं लोग, बहुत अच्छे से नमकीन बनाते हैं अलग अलग डिजाइन के। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक टाइप का रहता है, होल्स बने होते हैं, उसमें क्या करते हैं, बेसन को रख के प्रेशराइज करते हैं। तो जो होल्स का डिजाइन होता है उसी डिजाइन का नमकीन निकलता है। लेकिन अगर स्टार वाला डिजाइन बना होगा तो जब आप उसको प्रेशर करोगे तो स्टार निकलेगा। रेक्टेंगुलर बना है तो रेक्टेंगुलर निकलेगा। तो सेम वही पैटर्न है, अगर यहाँ पे जैसा भी डाई लगा हुआ है वैसा ही गियर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जितने नंबर ऑफ टीथ का बनाना है आप उसको बना सकते हो, एकदम बेसिक है, कोई पढ़ाई नहीं है, तुम्हारे घर की बात है। कौन सा, इंजेक्शन मोल्डिंग। अगर सीख गए तो 1 नंबर दे के जाएगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। आगे आओ बेटा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, स्टूडिंग। क्या है, स्टूडिंग। इसका हिंदी होता है बहिर्वेधन। क्या नाम होता है, बहिर्वेधन। आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब ये प्रेशर लगाने के बाद बाहर निकलता है और प्रेशर लगाने के बाद क्या होता है, पीछे आता है। इसका मतलब स्टूडिंग भी एक टाइप का क्या है, स्टूडिंग भी एक टाइप का प्रेशर के द्वारा और डाई के द्वारा किया गया तरीका है। ध्यान से देखो, स्टूडिंग भी क्या है, लेकिन स्टूडिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो प्लास्टिक नहीं यूज होगा, बस अंतर इतना है। देखो स्टूडिंग में क्या होगा कि जब अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे आपका क्या है, मटेरियल है, और मटेरियल का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरह। अगर फोर्स और मटेरियल का डायरेक्शन एक साइड में होता है उसको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कहते हैं। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो और मटेरियल इस तरफ निकल रहा है, जरा देखो इसका दूसरा भी पार्ट हो सकता है। अब ऐसे क्या होता है कि मटेरियल आपका यहाँ होता है, ठीक है, और यहीं पे एक होल बनाए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्लंजर टाइप का लगा होता है और जब आप इसको प्रेशर देते हो, जब इधर से प्रेशर देते हो तो मटेरियल आपका इधर निकलता है। जब आप प्रेशर इधर दे रहे हो तो डाई यहाँ पे है, डाई यहाँ पे है, तो जब आप प्रेशर दोगे तो ये मटेरियल इस तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रेशर इधर दोगे मटेरियल इधर निकल रहा है, इसका मतलब है यह कैसा हो गया, बैकवर्ड एक्सट्रूजन हो गया। और अगर फोर्स का डायरेक्शन और मटेरियल का मूवमेंट एक डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम टू सेम करना क्या है, यहाँ पे भी वही डाई लगाओगे जिस साइज को आपको गियर का प्राप्त करना है, ठीक है। तो जो एक्सट्रूजन होता है, स्टूडिंग मेथड से सामान्य रूप से जो गियर बनता है उसको बोलते हैं स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर को ज्यादा बनाते हैं किससे, इस मेथड से। स्पर गियर तो आप बना सकते हो इंडेक्सिंग से, मेथड बहुत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किससे बनाते हैं, स्टूडिंग से। इसका मतलब ये कतई मत समझना कि स्पर गियर केवल स्टूडिंग से बनता है, और भी तरीके से बन सकते हैं, लेकिन स्पर गियर बनाने का जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो क्या है, स्टूडिंग मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ पा रहे हो, स्टूडिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग सेम पैटर्न पे है बालक, दोनों के दोनों सेम पैटर्न पे हैं। बस खास बात यह है कि इंजेक्शन मोल्डिंग में प्लास्टिक के गियर बनाए जाते हैं, जबकि स्टूडिंग में मेटल के होते हैं, मेटेलिक होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगा होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, कास्टिंग देखा, सिंटरिंग देखा, इंजेक्शन मोल्डिंग देखा और स्टूडिंग देखा। नेक्स्ट देखो स्टैंपिंग। क्या है, स्टैंपिंग। अगर आप क्रिकेट मैच खेलते होगे तो स्टैंपिंग हो जाता हो ना, स्टैंपिंग। वेरी गुड, इधर आओ। स्टैंपिंग, सॉरी स्टैंपिंग इधर है, ध्यान से देखो इसमें क्या होता है। आपने सीट मेटल शॉप में कभी काम किया होगा, तो सीट मेटल शॉप में एक टर्म का यूज होता है ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। नाम सुना होगा आपने बहुत अच्छे से, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन। एनीवे, तो देखो होता क्या है, यहाँ पे एक होता है बालक डाई, क्या होता है, डाई, और यहाँ पे क्या होता है, एक पंच, ठीक है। इसको बोलते हैं पंच और इसको बोलते हैं डाई। इस डाई और पंच के बीच में कौन पिसता है, कौन पिसेगा, देखो यहाँ एक पतली सी सीट होती, ठीक है। यह क्या है आपका वर्क पीस, ठीक है, क्या है, वर्क पीस।
अब होता क्या है कि जो पंच होता है ना, अगर हम इसका यह व्यू देखें तो यह पंच की जो डिजाइन होती है कुछ ऐसी होती है। समझ पा रहे हो? इस पंच की डिजाइन कैसी होगी? ऐसी। तो जब यह पंच यहाँ पे थोड़ा सा जगह होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखो जरा सा रेड कलर से करते, ये इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह होगा जिससे पंच उसके नीचे जा सके, ठीक है, ये डाउनवर्ड आ सके। तो जब यह पंच इस डाई से क्या करेगा, जब यह पंच इस डाई से मैच करेगा तो यह वाला टुकड़ा कट के बाहर निकल जाएगा और इस टुकड़े की जो प्रोफाइल होगी वह कुछ ऐसा होगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही है, कुछ है ही नहीं, समझने लायक नहीं है बालक। ध्यान से देखो, अगर यह पंच है तो यह सीट मेटल है, तो सीट मेटल पर जैसे ही पंच प्रेशराइज करेगा तो क्या है, ऐसा ब्लैंक बाहर निकल आएगा। बस कहानी ओके, डन हो गई। यही तो गियर है और इसको बोलते हैं सीट मेटल का गियर। तो एग्जाम का प्रश्न है कि किसी भी सीट मेटल पर गियर बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? बोलो, स्टैंपिंग। क्या नाम है इसका? स्टैंपिंग मेथड के द्वारा आपको गियर किस पे बनाना है बालक? सीट मेटल पे। सीट मेटल समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया समझ पा रहे होगे। सीट मेटल, और सीट मेटल की मोटाई को गेज में मापा जाता है, गेज, गेज, ठीक है। अब ध्यान से समझो, दूसरा प्रश्न एग्जाम का आया है कि जो आपके घड़ी होते हैं, जो आपके बच्चों के खिलौने होते हैं, अब आप सोच रहे होगे खिलौने में 2 गियर लग सकता है, प्लास्टिक का भी लग सकता है और सीट का भी। अगर आप बचपन में, अगर आपने बचपन जिया हो, मतलब उस जमाने का जब हम लोग जीते थे, मतलब दौड़ भाग वाला, तो हेलीकॉप्टर एक आता था चाबी वाला। तो जब आप चाबी भरते थे तो वह क्या करता था, कुछ दूर तक जाता था। इसका मतलब समझ लो, कभी जब वो टूटता था तो उसमें जो गियर निकलता था ना, वो प्लास्टिक का ना हो के सीट मेटल का हो। तो याद रखना, खिलौने हो चाहे घड़ी हो, ठीक है, चाहे ये सब वॉच हो, इन सब वॉच में जितने भी गियर लगे होते हैं वो सीट मेटल के लगे होते हैं। कैसे? सीट मेटल के गियर लगे होते हैं। तो सीट मेटल का गियर बनाने का मेथड क्या है बालक? स्टैंपिंग। क्या है? स्टैंपिंग। अगला और लास्ट क्या है? फोर्जिंग। चलिए, आप, मुझे लग रहा है बना पा रहे हो। आज की वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत जल्दी इसको खत्म करना है, टॉपिक में है नहीं। देखो, यह क्या नाम है? फोर्जिंग। हाँ जी, क्या नाम है बालक? फोर्जिंग। चलिए, आपको ले चलते हैं एक शॉप में जिसका नाम है स्मिथी शॉप। क्या नाम है? स्मिथी शॉप, जिसको बोलते हैं लोहारी गिरी। क्या बोलते हैं? लोहारी गिरी, ठीक है। देखो, होता क्या था, हम लोग स्मिथी शॉप में जाते थे, किसी मटेरियल को फोर्जिंग टेम्परेचर तक गर्म करते थे, और हमको पता है कि हर एक मटेरियल के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर है वही एल्युमिनियम के लिए हो, वही कॉपर के लिए हो, ठीक है। तो फोर्जिंग टेम्परेचर हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हमारा टॉपिक ये है ही नहीं। हमारा टॉपिक क्या है कि फोर्जिंग मेथड के द्वारा गियर कैसे है। चलिए ध्यान से देखते हैं कि फोर्जिंग मेथड के द्वारा गियर क्यों बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये सोचो कि फोर्जिंग तो बहुत पुराना जमाना है, ठीक है, कि फोर्जिंग के द्वारा गियर बनाया जाता था, तो बहुत प्राचीन काल का मेथड है। इन सब को हम यूज करें, इसको क्यों यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो भी ऑब्जेक्ट फोर्जिंग से बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का मतलब है कि शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या होती, ज्यादा होती है। इसीलिए हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जिनको हम डायरेक्ट मशीनिंग या कास्टिंग करके नहीं बनाते हैं, सीधा फोर्जिंग करके बनाते हैं, पुराने टाइप से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो पार्ट फोर्जिंग के द्वारा बनता है उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो ठीक है, ध्यान से देखो फोर्जिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं बालक, एक बहुत बड़ा बिलेट लेते हैं। बिलेट का मतलब है मेटल का पीस। इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा रेड हॉट करते हैं। क्या करते हैं? रेड हॉट करते हैं, एकदम ऑरेंज टाइप का, ठीक है, ऑरेंज टाइप का एकदम जलने लगता है। अगर आप चाकू भी गर्म करो तो एकदम रेड हो जाता है। तो इस टाइप का जैसे ही रेड हॉट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से एक हैमर लगाते हैं, नीचे से भी एक प्रेशर एनविल होता है। तो यह क्या होगा, यह कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस साइज का हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको किसी एक ऐसे सांचे में क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, किसी से सांचे में, मतलब, लेकिन सांचे के अंदर गियर के प्रोफाइल बने होते हैं, ठीक है, उन सांचों के अंदर गियर के प्रोफाइल बने होते हैं, और इस पूरे मटेरियल को उस सांचे में क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं। और इसी तरीके से इसके चारों तरफ क्या बन जाते हैं, टीथ बन जाते हैं। तो याद रखना, जो फोर्जिंग के द्वारा गियर बनते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक जगह लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यह
कहीं भी लग सकता है, नहीं, यह बहुत ही महंगे होते हैं। फोर्जिंग के द्वारा जो गियर बनेंगे बहुत ही ताकतवर होते हैं या इम्पैक्ट डिस्टेंस ज्यादा होता है, जहां पे ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पे ऐसे गियर लगते हैं जो फोर्जिंग से बने। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो टीथ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो टीथ की मजबूती फोर्जिंग की ज्यादा होती है। वेरी गुड। अब आते हैं एक बार और, हमने क्या बोला कि जो आपका गियर बनेगा कितने मेथड से बनेगा, आपने कहा दो मेथड, एक का नाम क्या है फॉर्मिंग और एक का नाम क्या है मशीनिंग। तो हमने कहा फॉर्मिंग में कितने हैं, तो फर्स्ट वन कौन सा था, कास्टिंग, फिर से सिंटरिंग, फिर से इंजेक्शन मोल्डिंग, फिर से एक्सट्रूडिंग, स्टैंपिंग और फोर्जिंग, इतने थे। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि कास्टिंग, तो आपने कहा कि कास्टिंग के द्वारा जो आपके कंक्रीट मिक्सर के गियर बनते हैं, साथ में कुछ रफ टाइप के स्पर गियर बनते हैं, जैसे हैंड टाइप का गन्ने को पेरने वाली जो मशीन होती है उसमें जो गियर बने होते हैं वो भी हैंड टाइप के होते हैं। वह किससे बने होते हैं, कास्टिंग से। आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन काम तो करता है। इसका मतलब है कास्टिंग के द्वारा रफ टाइप के स्पर गियर या फिर कंक्रीट मिक्सर के गियर को बनाया जाता है। सेकेंड मैंने बोला सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब है पाउडर मेटलर्जी। क्या नाम है बालक, पाउडर मेटलर्जी। और पाउडर मेटलर्जी के द्वारा जो गियर बनता है वह ज्यादा प्रॉपर्टी वाला होता है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल के पाउडर को एक साथ मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी उसमें इनबिल्ड हो जाएगी, जिसके कारण स्पेसिफिक जगह सिंटरिंग के द्वारा बनाए गए गियर का यूज किया जाता है। आप समझ पा रहे हो कि सब मटेरियल को मिक्स करते हैं, फिर बाइंडर मिलाते हैं, बाइंडर मिलाने के बाद फिर कॉम्पैक्टिंग करते हैं, कॉम्पैक्टिंग करने के बाद सिंटरिंग करते हैं, और सिंटरिंग करने के बाद गियर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन मैंने बोला इंजेक्शन मोल्डिंग। क्या बोला, इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग की खास बात क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग की खास बात क्या है बालक, कि इसके द्वारा प्लास्टिक के गियर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गियर जो सामान्य रूप से खिलौनों में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक के गियर के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग। जबकि स्टूडिंग क्या होता है, स्टूडिंग मेटल का गियर बनाता है और यह सामान्य रूप से स्पर गियर के लिए काम किया जाता है। स्टूडिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। एक होता है बालक स्टैंपिंग। स्टैंपिंग का मतलब है सीट मेटल। स्टैंपिंग में एस पकड़ो, और एस का क्या मतलब है, सीट मेटल पर अगर आपको गियर बनाना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, स्टैंपिंग प्रोसेस। और जो स्टैंपिंग प्रोसेस है उसमें आपका एक पंच रहेगा, नीचे डाई रहेगा, नीचे सीट रहेगी, और जैसे प्रेशराइज करेगा आपका गियर तैयार हो जाएगा। और उस गियर का यूज हम लोग घड़ी में कर सकते हैं, खिलौनों में भी कर सकते हैं। फोर्जिंग के द्वारा ऐसे गियर का यूज बनाया जाता है जिसकी इंपैक्ट डिस्टेंस ज्यादा होता है, जो ज्यादा वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, जो कि ज्यादा मजबूत होता है और उसके दांते जल्दी नहीं टूटते हैं। आगे आते हैं मशीनिंग। तो हमने क्या देखा कि मशीनिंग के द्वारा, आप एक बात और जान लो, इस पूरे फॉर्मिंग ऑपरेशन में हमने जितने भी पढ़े, इसमें क्या है कि मटेरियल को काटा नहीं गया है, ठीक है, उसको साइज को बदल दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो मशीनिंग में है मिलिंग, रैक जनरेशन, गियर शेपिंग, हॉबिंग, और एक होता है ब्रोचिंग। एक और लिख लो ब्रोचिंग, ठीक है, एक और आप लिख लो ब्रोचिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि मिलिंग हम लोग पढ़ लिए हैं, यही तो बात है, मिलिंग हम लोग पढ़ लिए है ना। मिलिंग के द्वारा गियर बनाना, चार मेथड है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग और आपका क्या है, कंपाउंड है, और आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। चार हो गए, ये चारों हम लोगों ने पढ़ लिया है। बचे कितने, ये चार। इन चारों के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मशीनिंग के द्वारा गियर बनाने के तरीके हो जाएंगे। ध्यान से देखो, रैक जनरेशन क्या होता है। रैक जनरेशन, अगर आपको बता दूं, रैक और पिनियन आप समझते होंगे, यह होता है रैक, ठीक है। रैक होता है, रैक की कुछ थिकनेस होती है। ध्यान से देखो, ऐसा जैसे आपके लेथ मशीन में भी एक रैक लगा था। तो रैक जनरेशन बेसिकली कैसे काम करता है, यहाँ पे एक रैक होता है, यहाँ पे एक स्पिंडल होता है, और इस स्पिंडल के ऊपर एक कटर लगा होता है जिस पे बहुत सारे दांते बने होते हैं, और इसका मूवमेंट अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन के साथ ये क्या करता है, ऐसे भी मूवमेंट करता है। इसका मतलब समझो कि जब ये ऊपर और नीचे करता रहेगा तो यहाँ पे क्या बनाना शुरू कर देगा, दांते बनाना शुरू।
ठीक है, बात समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होगे। इसी को बोलते हैं रैक। क्या बोलते हैं इसको? रैक बोलते हैं। यही रैक है और यह रैक काटने का एक तरीका है। यह आपका पिस्टन है, यहाँ पे कटर है और इस कटर में जो दांते बने होंगे ये क्या करेगा, इसके ऊपर कटर बनाएगा, अप एंड डाउन करता रहेगा और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक टाइप की दांते बन जाएंगे और यही तो रैक है। ठीक है, तो रैक काटने का तरीका को हम क्या बोलते हैं? रैक जनरेशन। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन है गियर शेपिंग। क्या है बालक? गियर शेपिंग। थोड़ा सा ये अब आप नोट कर लो, आप बना लो, इसको क्या बोलेंगे? रैक जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या है गियर शेपिंग? देखो गियर शेपिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है विद रैक कटर, एक होता है विद पिनियन। ठीक है, एक होता है विद रैक कटर और एक क्या होता है? विद पिनियन। ठीक है, एक होता है रैक कटर और एक होता है विद पिनियन। मतलब गियर शेपिंग विद पिनियन, गियर शेपिंग विद रैक कटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, गियर शेपिंग तो दोनों में रहेगा, गियर शेपिंग विद पिनियन, गियर शेपिंग विद रैक कटर। तो दो टाइप से गियर शेपिंग किया जाता है। गियर शेपिंग किस तरीके से किया जाएगा? दो टाइप से किया जा सकता है। कौन सा? आपका हो सकता है रैक कटर और विद पिनियन। इन दोनों को बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये दोनों एग्जाम के प्रश्न है। फर्स्ट वन देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखो। रैक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रैक कुछ ऐसा है। ठीक है, एक ऐसा है रैक और इसके ऊपर क्या बने होंगे? दांते बने। देखो होता क्या, यह रैक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्क पीस होता है। ठीक है, यह आपका वर्क पीस है, इसी के ऊपर क्या बनाना है? गियर। और यह वर्क पीस निश्चित रूप से किसी स्पिंडल में लगा होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यह कुछ जो वर्क पीस है इसके नीचे है। मतलब अगर रैक ऊपर है तो वर्क पीस नीचे है। तो रैक क्या कर रहा है? रैक रुका हुआ है, आपका वर्क पीस क्या कर रहा है? सॉरी, रैक ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब है रैक का यह मूवमेंट, रैक क्या कर रहा है? इसके ऊपर चल रहा है और ऐसे जब करेगा तो इसके वर्क पीस पर कैसे दांते बन जाएंगे? एक्सटर्नल टीथ बन जाएगी। का मतलब है, ध्यान से देखो, रैक ऊपर है, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, रैक ऐसे कर रहा है, सिर्फ रैक क्या करेगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और आपका जो वर्क पीस है वह क्या करेगा? उसके ऊपर क्या बनाएगा? टीथ काटना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं विद रैक कटर। तो रैक ही कटर का काम करता है। देखो नाम क्या है? रैक कटर। क्या नाम है? रैक कटर। तो रैक क्या होगा? रैक है यह, और रैक को कैसे करना है? कटर का यूज करेगा। रैक क्या है? रैक जस्ट लाइक एक कटर है। तो रैक के द्वारा अगर गियर को काटा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? रैक कटर। लेकिन इसकी खास बात क्या है बालक? कि रैक कटर के द्वारा केवल एक्सटर्नल गियर बन सकता है। रैक कटर के द्वारा, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रैक कटर के द्वारा केवल एक्सटर्नल गियर बन सकता है। रैक कटर के द्वारा कैसा बनेगा? केवल एक्सटर्नल। देखो इंटरनल तो हो ही नहीं सकता। क्या ये इसके अंदर दांते काट सकता है क्या? ब्लैंक के नहीं काट सकता। इसीलिए रैक के द्वारा हमेशा, रैक कटर के द्वारा हमेशा कैसा गियर बनेगा? एक्सटर्नल, ओनली एक्सटर्नल। देखो पिनियन की बात करते हैं। देखो होता क्या है, यह आपका वर्क पीस है पहला। ठीक है, यहाँ पे एक आपका स्पिंडल है और यहाँ पे आपका कटर है। ठीक है, यह कटर। तो जब यह अप एंड डाउन करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा और आपका वर्क पीस थोड़ा थोड़ा घूमेगा। एक कटिंग के बाद थोड़ा सा घूमेगा, फिर एक कटिंग के बाद फिर थोड़ा सा घूमेगा। इसका मतलब जब ये अप एंड डाउन करेगा, यह वर्कपीस ऐसे होगा। अगर आप समझ पा रहे हो, ऐसे होगा। ठीक है, यह वर्कपीस ऐसे होगा और यहाँ पे क्या होगा? आपका जो ये है पिनियन है, क्या करेगा? अप एंड डाउन करेगा। तो आप ध्यान से समझ पाओ तो यह इसके चारों तरफ, क्योंकि वर्कपीस घूमता रहेगा तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल गियर बन जाएगा। यह कौन सा गियर हो गया? एक्सटर्नल गियर हो गया। देखो यह भी कौन सा गियर है? एक्सटर्नल गियर है। लेकिन अगर यही आपका वर्कपीस, ठीक है, अगर आपका वर्कपीस कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसको मिटा दें, इसको बना लो पहले। तो आप देखो एक ही साथ देखो, चलो जरा सा यहाँ पे आते हैं। सपोज करो यह आपका वर्कपीस है। ठीक है, यह आपका वर्कपीस है
इसके अंदर भी गियर बना सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे होगा और यहाँ पे यह होगा आपका पिनियन, और पिनियन अब यहाँ भी अगर अप डाउन करेगा तो इसके अंदर भी क्या बन सकता है? टीथ बन सकता है। तो यह कैसा गियर होगा? इंटरनल गियर होगा। इसका मतलब है कि गियर शेपिंग मेथड के द्वारा, गियर शेपिंग मेथड कितने टाइप का होगा? दो प्रकार का, गियर शेपिंग विद रैक कटर, गियर शेपिंग विद रैट कटर और गियर शेपिंग विद पिनियन। गियर शेपिंग विद पिनियन, अगर गियर शेपर विद पिनियन होगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कट कर रहा है, जबकि यहाँ पे केवल और केवल क्या कर रहा है? एक्सटर्नल कर रहा है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर है। कौन सा? गियर शेपिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको आप चित्र बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ध्यान से देखना। गियर शेपिंग दो प्रकार का है, विद रैक कटर और विद पिनियन। तो जो विद पिनियन है वह क्या करेगा? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के गियर को कट कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको एक्यूरेसी में आपको इंटरनल स्पर गियर काटना है, अगर सबसे ज्यादा इंटरनल स्पर गियर एक्यूरेसी में काटना है तो किस मेथड का यूज करते हो? गियर शेपिंग विद पिनियन। इंटरनल का मतलब है हमेशा पिनियन से कटेगा, जबकि एक्सटर्नल हमेशा किससे कटेगा? रैक। एक्सटर्नल तो इससे भी कट सकता है, लेकिन रैक कटर से केवल एक्सटर्नल, जबकि विद पिनियन, विद पिनियन से क्या कटेगा? इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ में। बार बार बोल रहा हूं, इसको नोटिस कर लेना। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगला हमारा गियर शेपिंग हो गया। गियर शेपिंग के बाद अगला है हॉबिंग। हॉबिंग, ठीक है, हॉबिंग देखो ध्यान से, हॉबिंग होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक यह सैफ टाइप का होगा। सबसे पहले आप देखते हो यह होगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर से, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे टीथ बने होते हैं ऐसे। ठीक है, आप लोग भी बना लेना, विश्वास मानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गियर का आज के बाद एक भी सिंपल सवाल आपका मिस नहीं होगा कि गियर से रिलेटेड कोई भी सवाल मिस हो जाए मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गियर बनाना ही आपको नहीं पता। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं बालक हॉब। क्या बोलते हैं? HOB, हॉब बोलते हैं। ठीक है, यह हॉब है। हॉब क्या होता है? बहुत सारे टीथ होते हैं और हॉब क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, जब हॉब रोटेट करता है तो यहाँ पे आपका एक वर्क पीस होता है। ठीक है, यह आपका क्या है? वर्क पीस है। ठीक है, यह आपका वर्क पीस है। तो एक बात याद रखना कि जब हॉब रोटेट करता है तो वर्क पीस भी रोटेट करता रहता है। ऐसा नहीं है, एग्जाम का प्रश्न है कि हॉबिंग करते वक्त केवल हॉब रोटेट करता है या केवल वर्क पीस रोटेट करता है या दोनों रोटेट करते हैं। आप देखो ध्यान से, हॉबिंग करते वक्त दोनों रोटेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे यह हॉब का डायरेक्शन है, यहाँ पे वर्क पीस का भी डायरेक्शन। लेकिन इस दोनों के रोटेशन में एक रिलेशन होना चाहिए। वह रिलेशन यह है कि हॉब का एक पूरा रोटेशन, हॉब का एक पूरा रोटेशन वर्क पीस के एक टीथ के बराबर होना चाहिए। मतलब वर्क पीस में एक टीथ, वर्क पीस का एक टीथ जब तक रोटेट करेगा तब तक हॉब पूरा एक रोटेशन कर लेगा। ठीक है, याद रखना यह बात कि हॉब का पूरा एक रोटेशन वर्क के एक टीथ के रोटेशन के बराबर होना चाहिए। यह सेटिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमको वर्क पीस पे कम बनाने हो या ज्यादा बनाने। इसका मतलब है यह हॉब होता है और हॉब के द्वारा वर्क पीस पे, सीधी सी बात है आपको बता दूं कि हॉब के द्वारा केवल और केवल एक्सटर्नल गियर बनता है। मतलब हॉबिंग भी ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ भी केवल एक्सटर्नल गियर बन सकता है, इंटरनल गियर नहीं बन सकता है। 3 पॉइंट याद रखो। हॉबिंग, हॉबिंग के द्वारा अभी तक सबसे ज्यादा गियर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा गियर किस मेथड से बनाया जाता है? हॉबिंग के द्वारा। हॉबिंग में क्या होता है कि हॉब और ब्लैंक दोनों रोटेट करते हैं। तीसरी बात आपको याद रखना है कि हॉबिंग के द्वारा केवल और केवल एक्सटर्नल गियर बनाए जा सकते हैं। देख पा रहे हो, केवल कैसा गियर बनेगा? एक्सटर्नल गियर बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि हॉबिंग के द्वारा कभी भी बेवल गियर नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, जो बेवल गियर होता है ना,
जो कि बेवल गियर होता है वह कभी भी नहीं बन सकता, किससे? हॉबिंग से। इसका रीजन समझ लो कि जब आप बेवल गियर को देखोगे तो आधा क्लॉकवाइज होता है और आधा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बेवल गियर होता है अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो आधे का टीथ का झुकाव इस तरफ रहेगा तो आधे का इस तरफ रहेगा। इसका मतलब है जो हॉब की डिजाइन होगी वह या तो एक्सियल होगा या तो टेंजेंशियल होगा, रेडियल होगा, मतलब एक ही पैटर्न में होगा। इसीलिए हॉबिंग के द्वारा स्पाइरल बना सकते हो, वर्म व्हील बना सकते हो, स्पर गियर बना सकते हो, लेकिन आप बेवल गियर नहीं बना सकते हो। तो याद रखना, यह बेवल गियर के लिए हाथ उठा लेता है कि प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा। कौन बोलता है? आपका हॉब बोलता है। तो हॉब से 4 प्रश्न बन गए। फर्स्ट वन एक बार फिर से, हॉबिंग के द्वारा केवल स्टर्नल बनता है। हॉबिंग में हॉब और वर्क पीस दोनों रोटेट करता है। हॉबिंग के द्वारा बेवल गियर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हॉबिंग में हॉब का एक चक्कर वर्क पीस के एक टीथ के बराबर होना चाहिए। यह उसके बेसिक बातें हैं। और हॉबिंग केवल स्टर्नल बना रहा है। ठीक है, इतनी बातें हो गई आपकी। ठीक है, अब आता है आखिरी पॉइंट हमारा, ब्रोचिंग। अगला क्या है? ब्रोचिंग। ठीक है, ब्रोचिंग। देखो होता क्या है, जो ब्रोचिंग टूल होता है ना, हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छे से, फिर भी आपको बता दूं, ध्यान से देखो। यह होता है ब्रोच। ठीक है, ब्रोचिंग के द्वारा इंटरनल गियर बनाए जा सकते हैं, एक्सटर्नल भी बनाए जा सकते हैं। ब्रोचिंग क्या होता है कि ब्रोचिंग की एक खास बात है कि अगर ब्रोच टूल एक बार वर्कपीस से गुजर गया तो इस वर्कपीस में दांते बना देगा पूरा का पूरा, केवल एक स्ट्रोक में। मतलब यह है कि यह एक ही बार में सारा मटेरियल रिमूव कर देता है। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में क्या करता है? सारा मटेरियल रिमूव कर देता है। इसको बोलते हैं ब्रोच। और ब्रोच के द्वारा बनाया जाता है स्प्लाइन शेफ्ट। स्प्लाइन शेफ्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्प्लाइन शेफ्ट भी होता है जिसपे गियर शिफ्ट करता है। अगर आपको कैसे इधर अगर आप बात समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो स्लॉट बना हुआ है पूरा इंटायर, इसके पूरे इंटायर शेफ्ट के ऊपर। तो स्प्लाइन शेफ्ट बनाने के लिए ब्रोचिंग का यूज किया जाता है। और ब्रोचिंग का यूज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों गियर के लिए हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों गियर बना सकता है ब्रोचिंग। ठीक है, क्योंकि ब्रोच किसी गियर के अंदर से भी पास हो सकता है और बाहर से भी पास हो सकता है। तो ब्रोचिंग के द्वारा भी गियर बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रोचिंग का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्प्लाइन शेफ्ट के लिए। स्प्लाइन शेफ्ट के ऊपर गियर शिफ्ट होते हैं। जब आप गाड़ी में गियर बदलते हो तो गियर इस तरफ मूव करते हैं, तो यह जिस पर मूव करते हैं उसी को बोलते हैं स्प्लाइन शेफ्ट। तो स्प्लाइन शेफ्ट का फॉर्मेशन किस मेथड से होता है? ब्रोचिंग। क्या नाम है इसका? ब्रोचिंग। ठीक है, अब एक्सटर्नल बोथ हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बनाता है, यह आपका ब्रोचिंग हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये ठीक है। आज की क्लास थोड़ा सा तेज लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको बहुत स्लो पढ़ाया, मतलब एकदम स्लो। आपको लगता होगा कि चलो फॉरवर्ड करके पढ़ लो, लेकिन आज की क्लास आप स्लो करके पढ़ोगे, है ना? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको 2 बातें और बताना है, बस यही गियर की आखिरी बातें। क्या गियर की फिनिशिंग के लिए भी कोई ऑपरेशन किया जाता है? मतलब गियर का दांता बन गया तो गियर के डीथ बनने के बाद जो है, क्या उसको आप स्मूथ करने के लिए कोई प्रोसेस है? जी हाँ है, उसको बोलते हैं गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। उसमें जो सबसे 2 महत्वपूर्ण है, एक का नाम है सेविंग और एक का नाम है बर्निशिंग। ठीक है, एक का नाम है सेविंग और एक का नाम है बर्निशिंग। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन गियर से रिलेटेड है और गियर के दांतों को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं। होता क्या है, पहले सेविंग की बात करते हैं। ध्यान से देखो, सेविंग ऑपरेशन क्या होता है। इसमें जैसे मान लो एक गियर है, सपोज करो एक गियर है ये, ठीक है, यह आपका गियर है। ओके, इसी के साथ एक दूसरा गियर होता है। अब यह गियर क्या करता है, इसमें भी ऐसे बने होते हैं। ठीक है, जब गियर बन जाता है तो यह एक गियर होता है जो रोटेट करता है, यह गियर ऐसे रोटेट करता है। तो होता क्या है, यह है सेवर, यही है सेवर। इसका मतलब है इसके दांतों पर कुछ लाइनें होती, जैसे हम लोग नर्लिंग के टाइम लाइन, जैसे इसके दांतों का अगर हम यह प्रोफाइल देखें
तो इसके दांतों पर कुछ लाइंस बनी होती है, ठीक है, किसके, इस सेवर के दांतों पर कुछ लाइंस बनी होती हैं। इन लाइंस के द्वारा जब मशीनिंग करते वक्त जो टूल का निशान, क्योंकि टूल से कटेगा, कटर का जो निशान होगा, उन सभी निशान को मिटाने के लिए, उन सभी निशान को मिटाने के लिए सेवर का यूज करते हैं। तो सेवर क्या करता है, गियर को फिनिश करता है या स्मूथ करता है। तो गियर की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं सेविंग ऑपरेशन। अरे सेविंग का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, सेविंग आप करते भी होंगे। इसका मतलब सेविंग का सेम टू सेम काम क्या है कि गियर के टीथ का जो स्मूथनेस है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो सेविंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है, लेकिन कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन, गियर फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। और इस सेवर में क्या होते हैं, कुछ लाइंस बनी होती है, क्योंकि इन्हीं लाइंस के द्वारा ये इसके स्क्रैच करता है। क्या करता है, स्क्रैच करता है। तो यह कौन सा ऑपरेशन हो गया बालक, यह आपका गियर है, यह आपका गियर है, यह आपका सेवर है। और यह सेवर क्या करेगा, इस गियर के दांतों को स्मूथ करेगा। क्या करेगा, इस गियर के दांतों को स्मूथ करेगा। ओके, आगे आओ, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, बर्निशिंग। ध्यान से देखो बर्निशिंग क्या होता है, क्या है बर्निशिंग, ठीक है। बर्निशिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। बर्निशिंग इज अ नॉन कटिंग ऑपरेशन। इसके द्वारा गियर को काटते नहीं है। देखो होता क्या है, यहां पे मान लो एक गियर है, ऐसा लग रहा है कि कोई फूल बन रहा है, तो एनीवे मान लो गियर है, मान लिए, ठीक है। अब इस गियर को हम क्या करते हैं, एक दूसरे गियर से प्रेशराइज करते हैं। इसका मतलब होता क्या है कि यह जो दांता है वह इसको मैच करने के बाद प्रेशर डालता है। इसका मतलब है जब गियर कटता है तो उसके रेसे क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो बर्निशिंग ऑपरेशन क्या करता है, उन रेसों को प्रेशराइज करके उसी में उसको मैश करके उसे मिला देता है, मतलब इसको कट करके बाहर नहीं निकालता। समझ पा रहे हो। तो उन रेसों क्या करता है, उसमें प्रेशर से क्या करता है, उन रेसों को उसी के अंदर अटैच्ड कर देता है, इसको रिमूव करके बाहर नहीं निकालता। इसका मतलब ये इतना प्रेशर देता है कि जो रेसे इसके बाहर की तरफ होंगे वो सभी क्या करेंगे, इसी टीथ में अटैच्ड हो जाएंगे। इसका मतलब बर्निशिंग ऑपरेशन भी गियर का फिनिशिंग ऑपरेशन है। बट अंतर क्या है कि बर्निशिंग ऑपरेशन में, बर्निशिंग ऑपरेशन इज अ नॉन कटिंग ऑपरेशन, यह नॉन कटिंग ऑपरेशन है और इससे मटेरियल को कट नहीं करना है। केवल यह गियर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर देके इसके सभी रेशे को क्या करेगा, सेटल्ड कर देगा। बाकी और भी होते हैं गियर को सेव करने का, जैसे आपका ग्राइंडिंग के द्वारा भी आप गियर को फिनिश कर सकते हो, लैपिंग के द्वारा भी आप गियर को फिनिश कर सकते हो, हॉर्निंग के द्वारा भी आप गियर को फिनिश कर सकते हो। लेकिन जो दो ऑपरेशन मैंने अभी बताए, सेविंग और बर्निशिंग, ये दोनों महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो सामान्य रूप से दिमाग में नहीं रहता। बर्निशिंग ऑपरेशन क्या करता है, गियर को स्मूथ करता है प्रेशर के द्वारा। गियर को अगर आप प्रेशर दोगे तो क्या होगा, उसके जो रेसे हैं उसी के अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं। और जो सेविंग ऑपरेशन क्या होता है, गियर के ऊपर एक दूसरे गियर को रोटेट करते हैं। तो जो दूसरा गियर होता है उसको सेवर बोलते हैं, और उसी सेवर के ऊपर कुछ लाइंस बनी होती हैं, और वो लाइंस क्या करता है, इसके गियर के जो भी इरेगुलर पार्ट होते हैं उसको फिनिश करके पूरे गियर को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। चलिए अब हमारा पूरा का पूरा मिलिंग ऑपरेशन खत्म हो गया। अब यहां से आप देखो हर एग्जाम में यहां से 5 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी प्रश्नों का जिक्र करता हूं कि जो यह टॉपिक है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, बस मुझे सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमटीटी से रिलेटेड जो चीजें हैं। क्योंकि हम केवल मिलिंग पढ़ा के छोड़ सकते थे आपको, क्योंकि हम मिलिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया भर के गियर बनाने के प्रोसेस में आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब बात चल रही है गियर की तो जितने गियर हैं सबको एक साथ लाओ। इससे क्या होगा, सारा ज्ञान जो है एक टाइप के लिंक हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो चीजें बहुत ही सही रहेंगी, याद में भी रहेंगी हमेशा। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, कास्टिंग। कास्टिंग का क्या काम है, कास्टिंग के द्वारा गियर कैसे बनते हैं, जैसे आपका सीमेंट मिक्सिंग वाला जो मशीन होता, सीमेंट मिक्सिंग वाला जो मशीन होगा उसको हम क्या बोलते हैं बालक,
कास्टिंग बोलेंगे, कास्टिंग के द्वारा उससे गियर बनता है, और साथ में कुछ रफ टाइप के गियर बनते हैं। आपने देखा सिंटरिंग, सिंटरिंग जस्ट लाइक पाउडर मेटलर्जी होता है, इसके द्वारा काफ़ी स्ट्रेंथ वाले गियर बनाए जा सकते हैं और बहुत ही फूड ग्रेड के गियर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फूड ग्रेड का मतलब है कुछ ऐसे गियर यूज होते हैं जैसे जो जैम और जेली को भी क्या करते हैं, आगे प्रेशराइज करते रहते हैं। ठीक है, जैम और जेली अगर किसी मेटेलिक गियर पे लगेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वह उसका रस्टिंग पोर्शन उस खाने वाले प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जिसके कारण से जो फूड ग्रेड गियर बनाए सकते हैं वो सिंटरिंग से बनते हैं। अब आप यहाँ देखो इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन मोल्डिंग का मतलब है प्लास्टिक टाइप के गियर बनाने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग यूज करेंगे। प्लास्टिक का गियर टॉय में भी यूज हो सकता है, घड़ी में भी यूज हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आया है कि निम्न में से किसके द्वारा प्लास्टिक का गियर बनेगा, बोलो इंजेक्शन मोल्डिंग, स्टूडिंग, स्टूडिंग के द्वारा मेटल का गियर बनेगा। स्टूडिंग दो प्रकार का होता है, एक का नाम है फॉरवर्ड और एक का नाम है बैकवर्ड। ठीक है, एक का नाम है फॉरवर्ड और एक का नाम है बैकवर्ड। इधर आते हैं स्टैंपिंग, स्टैंपिंग से सीट मेटल का गियर बनेगा और फोर्जिंग से हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का गियर बनेगा। नेक्स्ट आपने मीनिंग देख ही लिया है, यहाँ पे देखो रैक जनरेशन, रैक जनरेशन से रैक जनरेट होता है। फिर आपने क्या देखा, गियर शेपिंग, गियर शेपिंग दो प्रकार का होता है, गियर शेपिंग विद रैक कटर और गियर शेपिंग विद पिनियन। पिनियन के द्वारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों गियर बनेंगे, जबकि रैक कटर के द्वारा केवल एक्सटर्नल गियर बनेगा। फिर आपने देखा हॉबिंग, हॉबिंग क्या है, हॉबिंग के द्वारा चार प्रश्न आते हैं, एक आपका एक्सटर्नल गियर आएगा, एक आपका एक्सटर्नल गियर आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में रोटेशन होता है और अंततः ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी स्पीड को कम करके देखना। ठीक है, बहुत स्पीड बढ़ा के देखे होगे लेकिन आज का वीडियो बहुत ही तेज चला होगा। ठीक है, और मैंने इसको कवर भी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कल मिलते हैं और कल हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ग्राइंडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेना, नहीं तो तुम्हारे पास ये चीजें नहीं रह पाएंगी। ठीक है, नोट्स जरूर बना लेना, तो गियर से रिलेटेड सारे सवाल आपके यहाँ से हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।